Dear students and learners, today I am going to start 7th lecture of fluid mechanics. और अगर इससे पहले हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बात किया था कि सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। फिर फर्दर हमने सरफेस टेंशन के कैलकुलेशन को देखा था, मैथमेटिकल फॉर्म देखा था कि सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने एक मास्टर टाइप के प्रॉब्लम को किया था, जिससे अगर आपको कभी सरफेस एनर्जी या वर्क डन निकालने के लिए कहा जाए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एक्सेस प्रेशर और एक्सेस प्रेशर क्या चीज है, कहां से आया और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि एक्सेस प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि बबल के इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर के कंपैरिजन में क्या होता है, मोर देन होता है। और उसी फालतू प्रेशर के कारण सरफेस पर जो फोर्स लगता है उसके कारण सरफेस क्या होता है, स्ट्रेच होता है। और उस स्ट्रेच होने के कारण सरफेस पर क्या होता है, सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? तो क्लास में हमने ये सब सीखा था कि एक्सेस प्रेशर क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर। दैट इज कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर हम लोग कहां करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों के पास बहुत टाइप के केसेस हैं, जिनमें सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है लिक्विड ड्रॉपलेट। यानी पहला केस है जिसमें मैं किसकी बात करूंगा, लिक्विड ड्रॉपलेट की, या फिर इसी को हम कहें एंड एयर बबल। देखिए, लिक्विड ड्रॉपलेट एंड एयर बबल दोनों को ही मैंने एंड करके लिखा है। दैट इज कि दोनों के कैलकुलेशन करने का तरीका, दोनों का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सेम होगा। अब सवाल ही उठता है कि दोनों सेम कैसे हुआ। तो देखो, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो सपोज दैट, पहले मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट है। अगर ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट है जिसकी रेडियस कितनी है, हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड हैविंग सरफेस टेंशन सिग्मा, इसके सरफेस पर जो टेंशन आ रहा है वो कितना है, सिग्मा सरफेस टेंशन है। अगर मान लो कोई तुमसे पूछे, पहले समझो कि लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होता है और एयर बबल क्या होता है। अगर हम लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं तो लिक्विड ड्रॉपलेट का मतलब यह है कि आपको चारों तरफ क्या होगा, गैस होगा, एयर होगा, और उसमें पानी की, अगर लिक्विड में वाटर ले ले तो पानी का क्या है, एक स्फीयर है। दैट इज कि उस स्फीयर को कट करोगे तो सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। दैट इज, अगर ये लिक्विड ड्रॉपलेट है तो इसके अंदर क्या चीज होगा, ये आउटर सरफेस है ब्लैक कलर से, और उसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स जो है इसके अंदर फील्ड है, लिक्विड के पार्टिकल फील्ड है। और बाहर क्या होगा, बाहर होगा एयर। इसका मतलब क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट कहां मिलेगा, तो लिक्विड ड्रॉपलेट एयर के समुंदर में पानी की बूंद है। समझ में आया? हवा का ओशियन है और उसमें बारिश की एक बूंद है, वो है लिक्विड ड्रॉपलेट। क्योंकि उसको जब कट करोगे तो अंदर सिर्फ वाटर ही वाटर मिलेगा, तो उसका अंदर सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो उसका फ्री सरफेस, सबसे आउटर मोस्ट सरफेस कौन सा होगा, वो सिर्फ होगा ब्लैक वाला, जो कि किसके कांटेक्ट में आता होगा, बाहर मौजूद एयर के कांटेक्ट में आता होगा। तो एयर वाटर इंटरफेस कौन होगा, तो आपको एयर वाटर इंटरफेस मिलेगा केवल एक, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर लो, अब कोई कहे कि नहीं सर एयर बबल का केस कैसे एक जैसा हुआ, तो देखिए एयर बबल कैसे मिलेगा। अगर हम एयर बबल की बात करें तो बहुत सिंपल है, तुम करके देखना चाहो, घर में एक वाटर बोतल लेना, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें दिखे, और उस वाटर बोतल को आप शेक करो, अचानक से आपको दिखेगा पानी है और पानी में एयर के बबल्स दिखाई दे देंगे। तो बाहर पूरा का पूरा वाटर का ओशियन होगा और उसमें एयर बबल होगा। तो देखो, ऐसा अगर एयर का बबल का केस होगा तो ये होगा, लिक्विड होगा चारों तरफ और लिक्विड के बीच में क्या होगा,
एयर कैप्चर हुआ रहेगा। तो अंदर तो सिर्फ एयर एयर है, एयर और लिक्विड का इंटरफेस अभी भी कितना मिलेगा, तो अभी भी तुमको एक ही इंटरफेस होगा जो एयर और लिक्विड के कांटेक्ट में होगा, और इसमें भी एक ही इंटरफेस होगा जो लिक्विड एयर के कांटेक्ट में होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, चाहे एयर बबल का केस दे या लिक्विड ड्रॉपलेट का केस दे, आपको जो इंटरफेस आता है एयर लिक्विड का या गैस लिक्विड का वो केवल एक ही होता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए इसमें हम लोगों को पता है कि अगर ये ऐसा है तो इसके इनसाइड जो प्रेशर लग रहा होगा वो होगा पी और बाहर से जो प्रेशर एयर लगा रहा होगा वो होगा P outside, and we know that the difference between inside pressure and outside pressure is known as excess pressure, which is denoted by P। ठीक है। और वो एक्सेस प्रेशर का लाइन ऑफ एक्शन कहां होगा, तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि उसका लाइन ऑफ एक्शन होता है किसके, स्फीयर के बीचों बीच में। क्लियर है? तो देखो अब हम क्या करते हैं, मान लो इस ड्रॉपलेट को कट इनटू 2 हाफ्स, मैं इसको 2 टुकड़े में काट देता हूं, सपोज दैट। ठीक है। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं 2 टुकड़े में इसको काटूंगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी केवल एक ही टुकड़ा दिखाया, अब इसको थोड़ा सा अगर स्टडी करना है बहुत अच्छे से, देखो अब हम कुछ बना के आपको दिखा रहे हैं और इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये विजुअलाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये हम कर क्या रहे हैं और ऐसा कैसे हो गया। तो जब तक आपका विजुअलाइजेशन नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने इस पूरे स्फीयर को ही 2 टुकड़े में जानबूझ करके कट करके दिखाया। हाफ ऊपर है, हाफ नीचे है, बॉटम हाफ, टॉप हाफ, और दोनों ही को ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो एक्सेस प्रेशर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्फीयर के किस पर लगता रहेगा। आपको मैंने बताया था ना, ये स्फीयर का एक कटोरा जैसा होगा और उसका ऊपर का सर्कमफ्रेंस होगा, उसके बीच में जो पॉइंट आ रहा होगा यही है उसका सेंटर पॉइंट, यही है उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक्सेस प्रेशर जो होगा वो सारा का सारा एक्सेस प्रेशर कहां से गुजरता है, एक एक्सेस प्रेशर ऐसे है सब सेंटर से होकर गुजरता है। जब सब सेंटर से होकर गुजरेगा तो आपको एक्सेस प्रेशर जो है इधर वाले हाफ पर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी लग रहा होगा, और वही हाफ अगर ऊपर वाले पर देखोगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। तो ये एक्सेस प्रेशर दोनों को ऐसे तोड़ना चाहेगा, तो यहां पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को ये अपनी तरफ खींचेगा, यहां पर मौजूद वाले को ऊपर वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर जो टेंशन या तनाव आएगा ऊपर आएगा, और ऊपर वाले को नीचे वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर जो तनाव या टेंशन आएगा वो किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, ऊपर में जो मॉलिक्यूल मौजूद है यहां पर, ये इसको नीचे वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसलिए इसके ऊपर टेंशन आएगा नीचे की तरफ, और नीचे वाले को ऊपर वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर टेंशन आएगा ऊपर की तरफ। तो टेंशन जो होगा वो कहां आएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरकमफ्रेंस पर टेंशन आ रहा होगा। देखिए यही है टेंशन जो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर आ रहा होगा। अगर हम ऊपर भी देखें तो ऊपर में भी देखिए टेंशन यही इस पर आ रहा होगा। तो देखिए स्टडी करने के लिए हम लोग दोनों हाफ ना बना करके केवल एक हाफ बनाते हैं, तो इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर जो होगा वो इस रीजन के, शेडेड रीजन के एकदम ठीक सेंटर पर क्या होगा, लग रहा होगा। और ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर। और इसकी वजह से जो सरकमफ्रेंस पर उसके टेंशन आएगा वो कहां कहां आएगा, यहां आएगा, इधर आएगा, इधर होगा, यहां होगा, यहां होगा। ये सब का सब क्या है, सिग्मा, जो कि केवल और केवल किस पर लग रहा होगा, इसके सरकमफ्रेंस पर। तो अब देखो
सिंपल सा फिलॉसफी मैंने बताया है, अगर ये बबल रप्चर नहीं हो रहा है, दैट इज की इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो एक्सेस प्रेशर फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? सरफेस टेंशन फोर्स। मैंने पहले ही दिन बताया है कि फोर्स बैलेंस होगा तो कोई भी चीज रप्चर नहीं होगी, प्रेशर अनबैलेंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिखेंगे सरफेस टेंशन फोर्स बराबर किसके होगा? एक्सेस प्रेशर फोर्स के बराबर होगा। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? हम लोगों ने सीखा था ना, सिग्मा अपॉन फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन फोर्स बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू एल। एल को इधर भेज देंगे, सिंपल। तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन कौन सी लंबाई पर लग रहा है? तो देखो इसके ठीक आउटर सरकमफ्रेंस पर, यानी इसके परिधि पर टेंशन आ रहा है। टेंशन देखो, टेंशन केवल कहां पर आ रहा है? टेंशन केवल और केवल किस पर आ रहा है? सरकमफ्रेंस पर आ रहा है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? रेडियस अगर कैपिटल आर है तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। क्लियर है? तो सरफेस टेंशन फोर्स ये होगा। और एक्सेस प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स क्या होगा? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर फोर्स बराबर क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो एक्सेस प्रेशर कितना है? वो है P। और किस एरिया पर लग रहा है? देखो मैंने रीजन को शेड कर दिया है, तो कौन से एरिया पर लग रहा है एक्सेस प्रेशर? ये जो ऊपर को, इसी को अगर सीधा करोगे तो ऐसे एक सर्कल दिखाई देगा, तो वो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? दोनों को बैलेंस कर लो, पी निकाल लो। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो पी बराबर कितना आया? पी बराबर आया 2 सिग्मा अपॉन आर। अगर डाया के टर्म्स में लिखना चाहते हो, सपोज दैट डाया के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो रेडियस को क्या लिख दोगे? d/2। तो 2 पर जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा अपॉन डी। तो क्या पता चला? पहली चीज यहां से कि एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया। यानी कि जितना सरफेस टेंशन इंक्रीज करोगे या किसी भी फ्लूइड का सरफेस टेंशन अगर बढ़ा दोगे, तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर मौजूद होगा, यानी इनसाइड का प्रेशर जो होगा काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? और ये एक्सेस प्रेशर किसके बराबर होता है? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, जिसको आप एक्सेस प्रेशर के साथ साथ कौन से नाम से जानते हो? इसको आप गेज प्रेशर भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, तो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि प्रेशर को कितने तरीके से मेजर किया जाता है, उसमें से एक तरीका है गेज प्रेशर। क्लियर है? ठीक है? तो देखो आपने ये निकालना सीख लिया। अगर मान लो ये पहला केस था, ठीक है, और अगर मान लो, और दूसरी चीज क्या समझ में आई कि डाया इंक्रीज करोगे तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डाया के साथ एक्सेस प्रेशर का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सेकंड केस क्या है? तो देखो पहले केस में याद रखना, चाहे क्वेश्चन में लिक्विड ड्रॉपलेट हो, कोई भी लिक्विड हो, कोई जरूरी नहीं कि वाटर ही ले, लिक्विड ड्रॉपलेट हो या फिर क्या हो, एयर बबल, हवा का बुलबुला हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ठीक है? अब देखिए सेकंड केस हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए सेकंड केस में हम ऐसा करते हैं, सोप बबल को ले लेते हैं। सेकंड केस किसका ले लेते हैं? सोप बबल का। अब सोप बबल क्या होता है? अगर आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो सोप बबल क्या है? देखिए बिल्कुल इसी तरीके की चीज है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। वो क्या चेंज है? सोप बबल में क्या होता है कि सोप का एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और उस सोप के इनसाइड भी क्या होता है? उस मेम्ब्रेन के इनसाइड भी एयर होता है और आउटसाइड भी क्या होता है? एयर मौजूद होता है। दैट इज कि देखो ये है सोप का लेयर, ठीक है, सोप का मेम्ब्रेन, ठीक है, और चूंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस, ठीक है,
तो इस वजह से इसके थिकनेस को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसकी थिकनेस नहीं है, लेकिन इतना कम है कि इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, आपको इनसाइड भी एयर है, आउटसाइड भी एयर है, तो एक बार हवा बाहर वाले सतह पर टकराएगा, एक बार हवा जो अंदर है वो अंदर वाले सतह पर टकराएगा। तो इस बार टेंशन दो बार आएगा, एक इनसाइड के लेयर पर और एक आउटसाइड के लेयर पर। तो यहां पे जो डायग्राम हमने बनाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम होगा, बस क्या होगा, उसमें एक लेयर और आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से कुछ, इससे पहले हमने क्या दिखाया था, केवल एक मेम्ब्रेन दिखाया था। इस बार देखो ये हो गया आपको क्या, इसमें सब सोप भरा है। ठीक है, ये सब सोप भरा है, क्लियर है। और इनसाइड वाले पर दिखाया था, आउटसाइड वाले पर भी क्या होगा, आपको टेंशन आएगा। तो देखो ये जो आउटसाइड लेयर है, इस पर भी आपको क्या आ रहा होगा, टेंशन आने लगा होगा। ये जो आउटसाइड लेयर दिखाया ना, बाहर साइड, इस पर भी टेंशन आ रहा होगा। तो इस बार क्या है कि टेंशन एक बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक बार टेंशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 बार टेंशन लिखेंगे। और वो कहां लग रहा है, तो अभी भी सरकमफ्रेंस पर 2 पाई आर, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है इसलिए थिकनेस को हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। और ये कौन सा केस है, ये केस है सोप बबल का, क्लियर है। एक्सेस प्रेशर क्या होगा, तो वही पी, और वो कहां लग रहा होगा, उसी एरिया पर जो कि पाई आर स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा आपको 4 सिग्मा अपॉन आर, यहां बचेगा आपको 8 सिग्मा अपॉन डी। दोनों रिलेशन सेम है, लेकिन यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला एक्सेस प्रेशर किसके लिए, एक्सेस प्रेशर सोप बबल के लिए जो आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट है या फिर एयर बबल है। यानी अगर कोई पूछे कि सोप बबल के पास जो एक्सेस प्रेशर होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, या एयर बबल के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है, क्यों ना हम लोग एक लिक्विड जेट को अज्यूम कर ले। अब सवाल ये उठता है कि लिक्विड जेट क्या होता है, सिंपल। तो देखिए लिक्विड जेट क्या है, घर में आपके पास टैप होगा, कोई भी नल का होगा, उस नल से या उस टैप से अगर पानी गिरता है तो किस शेप में गिरता है। देखिए अगर आपके घर में एक टैप है, ठीक है, दिस इज द टैप, ठीक है, और इस टैप से जो फ्लूइड गिरेगा वो बिल्कुल ही किस शेप में गिरेगा, स्फेरिकल शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड जेट। या फिर एक नोजल है, अगर एक नोजल है तो इससे भी फ्लूइड जो निकलता है वो किस शेप में निकलता है, सिलेंड्रिकल शेप में निकलता है, और इसी को क्या कहा जाता है, लिक्विड जेट। इसीलिए जब आप फ्लूइड मशीन्स पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है और आपको सिखाया जाता है इंपैक्ट ऑफ जेट निकालिए, या इंपैक्ट ऑफ जेट क्या होगा। तो इंपैक्ट ऑफ जेट क्या है, तो जेट किसको कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो लिक्विड जेट का केस है, नेक्स्ट केस कौन सा है, लिक्विड जेट का। तो इस बार कहा गया कि आपको कौन सा केस लेने का, एक लिक्विड जेट को लेने का। अब देखिए अगर हम लिक्विड जेट की बात कर रहे हैं तो पहले हम लिक्विड जेट को देखते हैं ध्यान से। मैंने एक लिक्विड जेट सपोज दैट बना दिया। ये कौन सा केस है, तीसरा केस है लिक्विड जेट। इसमें हम लोग एक्सेस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लिक्विड जेट लिया, सपोज दैट एक सिलेंड्रिकल शेप का एक लिक्विड जेट हमने बनाया है, हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ एल, जिसकी लंबाई एल है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कट इनटू 2 हाफ्स,
लेकिन कैसे कट करना है? लॉन्गिट्यूडनली। हम लोग लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे। मतलब क्या है, जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर को ऐसे काट दिया जाए, लेंथ के अलोंग काट दिया जाए, तो वो लॉन्गिट्यूडनली होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको लेंथ के अलोंग काट करके आपको दिखाते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप इस डायग्राम को 3D में अज्यूम कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि बिना डायग्राम को समझे आप ये नहीं समझ सकते हैं कि लिक्विड जेट के केस में ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, अब देखो, पहले तो समझो कि लिक्विड जेट है, ये मान लो ये एक लिक्विड जेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको समझो। मैंने सपोज दैट इस लिक्विड जेट को ऐसे एक ब्लैक कलर से, इसको जानबूझ करके हम इसको क्या करते हैं, कलर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये है लिक्विड जेट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला सिरा है जो व्हाइट दिख रहा है, ये टैप से कनेक्टेड है, यानी ये वाला सिरा टैप से कनेक्टेड है, तो इधर वाटर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, और जो इधर का सिरा है ये जमीन पर टच हो रहा होगा, तो ये दूसरा है। हवा के कांटेक्ट में केवल क्या आ रहा होगा, देखो हवा के कांटेक्ट में वही आ रहा होगा जो तुमको हम राउंड राउंड करके दिखा रहे हैं। यानी कि इस मार्कर का, इस सिलेंडर का केवल कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वही एयर के कांटेक्ट में आएगा, इसलिए टेंशन भी केवल किस पर आएगा, उसी पर आएगा। याद रखो। अब हम इसको बीच से काट दें, अगर हम बीच से काटते हैं तो इसके बीच में जो लाइन पड़ेगी, दैट इज कि ये जो लाइन हमने बनाया है, ये लाइन जो है वो वाटर से कनेक्टेड है, एयर से कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से टेंशन जो होगा वो कभी भी इस पर नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है? देखो, अगर हम ऐसे काट दें तो इधर तो ये टैप से कनेक्टेड है, तो पानी से कनेक्टेड है, तो इधर कोई भी लाइन आएगी तो वो हवा से कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा बाहर वाला हवा से कनेक्टेड होगा। इसी वजह से टेंशन जो आएगा वो टेंशन केवल किस पर आएगा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक टेंशन आ रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टेंशन है और ये टेंशन कहां पर आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये टेंशन जो है वो एक बार इस एल पर एक बार इस एल पर, कितने एल पर हो गया, 2L पर, और ये जो लंबाई है वो कितनी होगी, ये इसकी डाया होगी या इसको आप कह सकते हो 2R। ठीक है, और एक्सेस प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर जो होगा वो कहां लग रहा होगा, वो ठीक इसके एक सेंटर पॉइंट पर लग रहा होगा एक्सेस प्रेशर। ठीक है, दिस इज द एक्सेस प्रेशर विच इज इक्वल टू इनसाइड माइनस आउटसाइड। ठीक है, तो अब देखो वही फंडा, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस pressure force. Is that clear? And surface tension force is equal to surface tension into length, and which length, L plus L, 2L 2L। and excess pressure कहाँ लग रहा है, तो आप देखो आपको साफ दिख जाएगा कि सर एक्सेस प्रेशर जो है वो मेरे को
इसी एरिया पर लग रहा है जिसको हम शेड कर रहे हैं, और ये एरिया कैसा एरिया दिख रहा होगा, रेक्टेंगल। आप इस मार्कर को कट करो और ऐसे करके देखो तो सामने से तुमको रेक्टेंगल दिखाई देगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज एल, ब्रेथ इज डी, यानी कि एल इंटू 2r, ये हो गया एरिया, और एरिया इंटू एक्सेस प्रेशर, एल एंड एल कैंसिल आउट हो गया, आपको एक्सेस प्रेशर बराबर कितना मिला, 2 एंड 2 भी कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा अपॉन आर या 2 सिग्मा अपॉन डी। तो आपको दिखा कि एक्सेस प्रेशर डेट इज की पी इनसाइड माइनस आउटसाइड बराबर किसके आ रहा है, इसके आ रहा है। क्लियर है। तो अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, आसानी से एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, किसके केस में, लिक्विड जेट के केस में। और आपको क्या पता चला यहां से, बहुत सिंपल, देखो इसको याद रखा करो। तो याद रखना एक्सेस प्रेशर किसके लिए, जो लिक्विड जेट के लिए है, वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ किसके, एक्सेस प्रेशर सॉरी, अगर हम इसको अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, लिक्विड जेट को अगर 2 टाइम्स कर देंगे यानी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड जेट जो है लिक्विड बबल लिक्विड ड्रॉपलेट के बराबर हो जाएगा, और उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो सोप बबल के बराबर हो जाएगा। दैट इज की एक्सेस प्रेशर सोप बबल जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ किसके होता था, लिक्विड ड्रॉपलेट के या फिर एयर बबल के, और यही सोप बबल जो है वो 4 टाइम्स ऑफ किसके है, लिक्विड जेट के है। तो देखिए बहुत सिंपल है, और इस सिंपल से फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं और आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये आपका कंडीशन होता है। तो आज हम लोग जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर कर दिया। अब इसका एक स्पेशल केस है, ठीक है, शायद कभी पूछा जाए आप लोगों को, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सपोज दैट कई बार आप लोग देखते हैं ना कि ग्राउंड पे कहीं पर पानी जमा है और कुछ मॉस्किटोज कोई इंसेक्ट्स उसके ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं, मान लो वो ना हो, आपको एक ग्रीस लगा हुआ कोई निडल है और कोई कहे कि हम जेंटली प्लेस कर रहे हैं उसके सरफेस पर और वो निडल उसके अंदर नहीं डूब रहा है, तो बताइए निडल अगर वाटर का सरफेस टेंशन इतना है, लंबाई सब दे दी जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए निडल का वेट क्या रहा होगा कि निडल नहीं डूबा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरफेस टेंशन के हेल्प से। उसके लिए हम आपको एक इंपॉर्टेंट केस बताते हैं, तो इस होप सो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको एक स्पेशल केस बता रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल केस है। अगर कभी आपको कहा जाए कि एक जेंटली प्लेस निडल है जो कि सरफेस टेंशन के कारण उसके अंदर नहीं डूब रहा है, उसके सरफेस पर है, देखो फ्लोट करना और उसके सरफेस पर रहना वो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो आपको उसका वेट निकालने के लिए दिया जा सकता है, तो इस चीज को समझो पहले ध्यान से। देखो मान लो मैंने एक कंटेनर बना लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक कंटेनर आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है, और ये जो इसका है सबसे ऊपर वाला यही क्या है, उसका फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस। अब देखो हम ये कहते हैं कि आपके पास मान लिया मैंने एक निडल दिया है और इस निडल को हम कह रहे हैं कि आप जेंटली प्लेस करो, जिसका वजन क्या है mg, और निडल इसके अंदर नहीं डूब रहा है, तो फाइंड द वेट ऑफ द निडल। अब आप देखो तो हम सिर्फ इसके टॉप सरफेस का और इसके सरफेस का सरफेस टेंशन कितना हम लेके चल रहे हैं, सिग्मा। क्लियर है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो हम लोग ले लेंगे। तो मान लो देखो हम फ्री सरफेस को दिखा रहे हैं, फ्री सरफेस कुछ इस तरीके का है, मैंने इसका फ्री सरफेस दिखाया कि देखिए ये एक फ्री सरफेस है, ठीक है, एल लेंथ के लिए, ठीक है,
और मैंने ठीक उसी पर एल लेंथ का एक निडल इसके ऊपर जेंटली प्लेस करना है। तो ये एक निडल है, ठीक है। हम इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने निडल को उठाया और उस निडल को जेंटली उसके सरफेस पर क्या करना चाहते थे, प्लेस करना चाहते थे। और अभी देखो वो कंडीशन है कि जस्ट हम इसको पकड़े हुए हैं, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इस निडल को छोड़ेंगे क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने उस निडल को छोड़ा, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसे ही निडल को छोड़ोगे कुछ ऐसा उसका फ्री सरफेस का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए पहले जैसा सरफेस था उसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, फाइनल पोजीशन को ऐसे दिखाया। तो अब देखो क्या होगा, इस चीज को समझो, बहुत सिंपल है। सपोज दैट ये फ्री सरफेस था, मैंने इसको जैसे ही रखा, अब देखो जब तक फ्री सरफेस पे कुछ नहीं था, मान लो ऐसे पकड़े हुए थे, हमको कोई टेंशन नहीं आ रहा था इस पेपर में, लेकिन मैंने जैसे ही इसके ऊपर एक मार्कर प्लेस किया, मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ रहा है इस मार्कर के वजन को बैलेंस करने के लिए। अब वो फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, इस पेपर पे इस तरफ और इस पेपर पे इस तरफ, ताकि ये बैलेंस्ड रहे। तो यहां भी क्या होगा, यहां पर भी देखो यहां से लेकर के यहां पर इस तरीके से इसके ऊपर एक टेंशन आएगा जो आप बैलेंस करना चाह रहे हो। इधर भी क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक एक टेंशन आ रहा होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। और देखो अगर यहां पे शुरू में देखो रख रहे थे तो ये एंगल 0 था, कुछ नहीं था। अब क्या होगा, यहां पर मान लो एंगल बन रहा है कितना, थीटा, ठीक है। तो इसी को अगर बढ़ा दिया जाए तो इधर क्या बन रहा होगा, सिग्मा साइन थीटा, और इधर साइड के राइट साइड के तरफ की कारण भी बनेगा सिग्मा साइन थीटा। तो दोनों ही सिग्मा साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ऐसा नहीं कि केवल यहां पर बन रहा होगा, हर जगह सिग्मा साइन थीटा होगा और सारा सिग्मा साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन हां अब देखो इस निडल का वजन कैसे एक्ट कर रहा होगा, इस चीज को समझो। इस निडल का जो वजन है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, और निडल जो है उसका वजन इस तरीके से बैलेंस होगा। देखो नीचे साइड क्या लगेगा, क्योंकि देखिए अगर किसी निडल को आप रख रहे होगे, इस मार्कर को रख रहे होगे, तो इस यहां से लेके यहां तक हर जगह पर इसका वेट है। हाँ वो अलग बात है कि पूरे बॉडी का वेट उसके सीजी पर एक्ट कर रहा होगा, लेकिन हर पोर्शन का तो वेट होगा ना। तो हमने वेट को इस तरीके से दिखाया है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब का सब नीचे क्या होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। और इन सारे mg को ऊपर के तरफ डायरेक्शन में ये क्या लग रहा होगा, तो देखो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इन सब का इधर वाले का एक बार cos थीटा और इधर वाले का एक बार cos थीटा, कितनी बार cos थीटा आया, 2 टाइम्स। तो ऊपर कितना लगेगा, 2 सिग्मा cos थीटा, ठीक है। तो देखो mg क्या है, अगर mg की बात करें जो नीचे साइड लग रहा है वो क्या है, mg। तो mg क्या है, mg इज द फोर्स, लेकिन सिग्मा 2 सिग्मा cos थीटा इज द सरफेस टेंशन। तो सिंपल फिलॉसफी मैंने क्या बताया, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर सरफेस टेंशन फोर्स, अगर ये निडल उसमें डूब नहीं रहा है, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स बराबर है किसके, वेट ऑफ निडल के। क्लियर है। तो अब देखो सरफेस टेंशन कितना है, 2 सिग्मा cos थीटा, और कहां लग रहा है, किस लंबाई पे लग रहा है, तो L लंबाई पे लग रहा है, ठीक है। L से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स हो गया, वेट इज इक्वल टू mg। तो अब देखो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन, ये इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है, लिख देगा कंडीशन, ऑप्शन में न्यूमेरिकल के भी पूछ सकते हैं, फार्मूला बना के दे देगा कि बताइए 2 सिग्मा cos थीटा L है, ऑप्शन दे देगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं।
हो सकता है ये सब दिया जाए, कह दे सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड बताइए, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा इंटू L। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। होप सो ये प्रैक्टिकल केस था जो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर के लिए हम लोग यही रखते हैं, क्योंकि कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कैपिलरिटी। ठीक है, जिसको आप कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैपिलरिटी आता कैसे है, क्यों आया, किस वजह से आया। पहले उसका बेसिक फंडा सीखेंगे, देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैपिलरिटी कितने टाइप की होती है, देन हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द कैपिलरिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को अगर लेक्चर एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। होप सो आप सब लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट।